हिस्ट्री का क्लास 12th की हिस्ट्री की सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। हमने ये सब पढ़ चुके हैं। हम इस वीडियो में हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, मोहनजोदड़ो जो है एक ये नियोजित शहरी केंद्र था, एक शहर की तरह था। ये हजारों साल पहले ये विकसित हुआ था। इसी कम से कम 4600 साल पहले इसका दफन हो गया ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक बहुत शहरी केंद्र था। ये हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हजारों साल पहले भी एक ऐसी सभ्यता थी जो इतनी विकसित थी। जो ये सभ्यता मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, ये मिट्टी के अंदर एक दफनी हुई मिली हुई है। दफनी मिली थी हमें। ये सभी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। वहाँ नालों का निर्माण, वहाँ की नाली कैसी थी, वहाँ पे घर कैसे थे, मोहनजोदड़ो में गृह स्थापिता कैसी थी वहाँ पे, ये सारा हम मोहनजोदड़ो के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहले शहरी केंद्र का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे पहले खोजा हुआ स्थल क्या था? हड़प्पा था। बस्तियां जो दो भागों में विभाजित है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। एक दो बस्तियां थी ना वहाँ की, जो दो भागों में विभाजित थी। मैं आपको बता देती हूँ, मोहनजोदड़ो की जो बस्तियां थी दो भागों में विभाजित थी। एक तो निचली शहर और एक दुर्ग शहर। निचला शहर जो था दुर्ग शहर से थोड़ी नीचाई पे बनाया जाता और दुर्ग शहर जो ऊंचाई पे बनाया जाता था। तो मोहनजोदड़ो की जो है बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो की पहली बस्तियां के बारे में बताया जा रहा है, फिर नालियों के बारे में बताया जाएगा कि मोहनजोदड़ो में कैसी बस्तियां थी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो की बस्तियां जो दो भागों में विभाजित थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो भागों में विभाजित थी। एक थी छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, जो छोटा था वो लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता का ये दुर्दशा है, कैसी दुर्दशा थी, एक बार हम ये पढ़ लेते हैं। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। इसे ईंट चुराने वाले पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। 1875 में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कम्युजिन, सभ्यता भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्र लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई हैं। ठीक है, ये सब उसकी हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में बताया गया। हम पढ़ रहे थे मोहनजोदड़ो के बारे में कि वहाँ की जो बस्तियां थी दो भागों में विभाजित थी, एक निचला शहर और एक छोटा दुर्ग शहर। की दुर्ग शहर जो था ऊंचाई पे था, निचला शहर जो नीचे बसा हुआ था। तो अभी हम हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नालों का निर्माण। तो पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। हमने इन्हें क्रमश दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग जो थी वहाँ कच्ची ईंटों से बना हुआ था और ये चबूतरों पे बना हुआ था। और ये जो दुर्ग शहर था ना, ये ज़्यादातर सार्वजनिक चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता था। ये सार्वजनिक चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता था। दुर्ग शहर जो ज़्यादा है ये ऊंचाई पे बने होते थे। ठीक है, नगर के दुर्ग पर ऐसी संरचनाएं मिली है। नगर में दुर्ग पे ऐसी संरचनाएं हमें मिलती है, ऐसी रेखा कुछ मिली हैं जिनका प्रयोग संबंधित विशिष्ट सार्वजनिक चीज़ों के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये तो हमने दुर्ग के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ निचला जो था दो भागों में विभाजित थी ना मोहनजोदड़ो की बस्तियां, तो दुर्ग के बारे में हम जान चुके हैं। अब निचला के बारे में जानेंगे। निचला शहर की दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरों के यथापूर्ण बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्तियों का नियोजन किया जाता था। बनावट ऐसी थी मोहनजोदड़ो की बस्तियों की, ऐसा लगता है पहले की बनाने से पहले नियोजित किया जाता था कि उसे किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से किया जाए। जैसे ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी को पकाकर बनाई गई एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 5 गुनी और 2 गुनी की
होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। अब नालों के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता में नाले कैसी थी। तो एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं, फिर इसकी मैं आपको पॉइंट्स वाइज बता दूंगी कि इसमें आप छोटे छोटे पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ चैप्टर्स, ओके। सो नालों का निर्माण वहाँ ऐसा था, हड़प्पा शहरों का सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित एक जल निकास प्रणाली थी। यदि आप वहाँ जो है ना मोहनजोदड़ो में बहुत ही अच्छे नालों की बस्तियाँ थी। वहाँ ऐसा लगता था कि नाले जो है पहले बस्तियाँ बनाने के बाद बनाई गई है नाले ऐसे, और वहाँ की कई नालियाँ ना घर से निकलती हुई प्रतीत होती थी। ये सब कुछ अभी हम पढ़ेंगे, चलो मैं पढ़ती जाती हूँ, साथ साथ में बताती जाती हूँ। हड़प्पा शहरों की जो है सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल का निकास प्रणाली था। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों का लगभग एक ग्रिड प्रति में बनाया गया था। किस प्रति में बनाया गया था? ग्रिड प्रति में, समकोण पत्ती में। ऐसे उनकी जो नाली होती समकोण पत्ती में बनाई रहती। ऐसा लगता था गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा है गृह स्थापिता। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है कि इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने के लिए। वहाँ ग्रह कैसे थे, घर कैसे थे, उसके बारे में बताया जा रहा है। नालियों के बारे में बता दिया गया कि वहाँ नालियाँ कैसी थी। वहाँ नालियाँ जो थी ये बताया गया है ना, ग्रिड पत्ती में थी, वहाँ की नाली समकोण पत्ती में थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पहले बस्तियों का निर्माण हुआ है फिर नालों का निर्माण हुआ है, ऐसा प्रतीत होता था। मोहनजोदड़ो की नालियाँ ऐसी थी, इस बारे में। ठीक है, और फिर वहाँ हम पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो की गृह स्थापिता कैसी थी, घर कैसे थे मोहनजोदड़ो में। तो हम पढ़ते हैं वहाँ की कैसे घर थे, वहाँ की खिड़कियाँ कैसी थी, वहाँ के चारों कमरे कैसे थे, ये वहाँ कमरे कैसे बने हुए होते थे, ये आप देख सकते हैं ऐसे ही इस टाइप में। अब मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ एक बार। गृह स्थापिता यहाँ की जो है मोहनजोदड़ो की का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे। कई आंगन, इसमें आंगन होती थी, कई सारे आंगन होते थे। मोहनजोदड़ो की जो गृह थे घरों में कई आंगन होते थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन जो खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। वहाँ की जो ज़्यादातर आंगन जो होते थे खाना, वहाँ मोहनजोदड़ो में जो गृह थे ना, बीच में चारों तरफ से घर होते थे, बीच में आंगन होते थे, और ज़्यादातर आंगन में लोग क्या करते थे, खाना वाना पकाते थे। आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपने एकांत को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों की खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर हो। और वहाँ की जो मोहनजोदड़ो की घर थे, हर घर में उस वक्त भी स्नानाघर होते थे बड़े बड़े, और जिसकी नालियाँ दीवारों के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी। और वहाँ की जो स्नानाघर की जो नालियाँ हैं, हर मोहनजोदड़ो की जो गृह थे वहाँ उस वक्त भी स्नानाघर होते थे, और हर घर की स्नानाघर से नालियाँ जो है सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई थी। इतना विकसित था हजारों साल पहले जो मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं हम। आप सोच भी नहीं सकते हजारों साल पहले इतनी सभी चीज़ विकसित थी। हम मोहनजोदड़ो के बारे में, वहाँ इतनी सारी विकसित चीज़ें थी। तो चलो पढ़ते हैं हम। कुछ घरों से दूसरे तल का छत पर जाना हेतु बनाई गई थी। ऐसे घर थे जो कि एक घर से दूसरे छत पे भी हम जा सकते थे। अवशेष मिलते हैं, कई आवासों में कुएं थे, वहाँ कुएं भी पाए गए। मोहनजोदड़ो में कुएं पाए गए हैं। अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए गए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? 700 संख्या। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुल 700 कुएं थे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दुर्ग, और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये दुर्ग जो टॉपिक है ये पढ़ लेते हैं दुर्ग के बारे में। दुर्ग और निचला शहर था, यही दो बस्तियाँ
में विभाजित था मोहनजोदड़ो। तो हमने निचला शहर पढ़ लिया, दुर्ग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी और थोड़ा और यहाँ पे हम क्लियरिटी पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, दुर्ग जो है, दुर्ग पर हमें ऐसी रचनाएं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग समता विशेष सार्वजनिक, हमने यहाँ पे पढ़ा था सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। यहाँ पे भी बता रखा है ये दुर्ग का सार्वजनिक के लिए किया जाता है। और यहाँ पे भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए निचला से ये था, यहाँ पे दुर्ग का सार्वजनिक चीज़ों के लिए होता था ज़्यादातर प्रयोग, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने निचला शहर के बारे में बता दिया था। जो मोहनजोदड़ो की जो बस्तियाँ 2 भागों में विभाजित थी, यहाँ पे बता रखा है मोहनजोदड़ो की बस्तियाँ 2 भागों में विभाजित थी। ये देखिए, तो पहला हमने पढ़ लिया निचला शहर और दूसरा हम पढ़ रहे हैं दुर्ग, जो अब पढ़ रहे हैं। तो ये सार्वजनिक चीज़ों के लिए, प्रयोजन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी दुर्ग। इनमें एक माल गोदाम एक जैसी विशाल संरचनाएं हैं जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष थे, जबकि ऊपरी हिस्से जो संविदा लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानागार सम्मिलित थे। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारों से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। इसमें जो है ना, दुर्ग एक बड़ा सी सार्वजनिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें 2 इधर से भी सीढ़ियाँ बनी थी, इधर से 2 साइडिंग से सीढ़ियाँ बनी थी। जलाशय होते थे बीच में, जलाशय के किनारे पर ईंटों का जमाकर, जलाशय पे क्या करते थे, ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे, जिप्सम समझते हैं ना आप, गारे के इस प्रयोग में इसे जलवृत किया गया था। इसके 3 और कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय में 2 कुएं बताए थे, एक बड़ा कुआं था, जलाशय में पानी एक बड़े नाले में बहकर जाता था और दूसरे ओर एक उत्तर में एक गली से दूसरी और एक अपेक्षाकृत छोटी संरचनाएं थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। कितने? 8। एक तो बड़ा स्नानागार तो था और उसी से जुड़ा एक और होता था स्नानागार जिसमें 8 स्नानागार बनाए होते थे, मतलब 2। एक तो बड़ा स्नानागार, इसी से जुड़ा एक और होता था जिसमें 8 स्नानागार बनाए जाते थे। ठीक है, ऐसा बताया गया। से नालियाँ गलियारों के साथ बने एक नाले में मिलती हैं। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठेय स्नानागार के लिए किया जाता था। मैं इसको आपको एक बार शॉर्ट में भी बता देती हूँ और फिर आगे हम जो है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन, संविधान, ये सारा जो टॉपिक है आगे, शिल्प, मैंने शिल्प के बारे में फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा बहुत बता दिया था, फिर भी और बता दूंगी, यहाँ जो क्लियरिटी बता दूंगी पूरा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। इसको एक बार शॉर्ट में मैं कर रही हूँ। जैसे कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में एग्ज़ाम के तौर पे ज़्यादातर आते हैं रहते हैं, यहाँ से हमने पढ़ा है आज, इनमें बता दे रही हूँ। पेपर में इसमें से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। जैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या है, मोहनजोदड़ो का वहाँ की नालियाँ की पद्धति, नालियाँ कैसी थी, मोहनजोदड़ो के घर कैसे होते थे, गृह स्थापित्य कैसी होती थी, वहाँ के नियोजित जल निकास प्रणाली कैसी थी, मोहनजोदड़ो की आवास तथा गृह स्थापित्य कैसे थे, ये सारा कुछ तो मैं आपको बता रही हूँ कि मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का एक अनूठा तथा अति महत्वपूर्ण शहर था। इसकी जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज हुई थी। यह एक शहरी केंद्र था, मोहनजोदड़ो जो है एक शहरी केंद्र था। मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट में, मोहनजोदड़ो एक शहरी केंद्र था। इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार हम बता सकते हैं, जैसे कि नियोजित शहरी केंद्र के बारे में बताएंगे तो मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। इससे 2 भागों में बांटा गया था। मोहनजोदड़ो का अगर बताएंगे हम, शहर था और गृह स्थापित्य के बारे में, तो वहाँ की गृह स्थापित्य कैसी थी और वो शहरी केंद्र था, तो इसे गृह स्थापित कैसे, वहाँ जो नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। इनमें से एक भाग छोटा था जिसे ऊंचाई पर बनाया जाता था, जो छोटा भाग था उसे ऊंचाई पे बनाया जाता था। ध्यान देना, छोटे भाग को ऊंचाई पे बनाया जाता था और दूसरा भाग बड़ा था और उसे नीचे बनाया जाता, जो बड़ा भाग था उसे नीचे बनाया जाता था। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचले, तो इसे जो पुरातत्वविद है ना, उसे जो दुर्ग और निचले का नाम दिया था। दुर्ग को ऊंचाई का कारण यह था, दुर्ग को जो है वो ऊंचाई पे बनाया जाता था। उसका कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनाई गई थी।
दुर्ग को दीवार से घेरा जाता था जो निचले शहर से अलग करती थी। नीचे दो वहाँ की जो है नगरों की विशेषताएं जो है मोहनजोदड़ो की, दो वर्गों में विभाजित किया गया था। यहाँ पे यही बता रखा, दो भागों में विभाजित किया गया था, एक तो निचला और एक ऊंचा। तो जो ऊंचा था वो उसमें दुर्ग का बनाया जाता, निचले शहर को दुर्ग से थोड़ी ऊंचाई पे बनाया जाता था, और वो जो पक्की ईंटों से बनाया जाता था दुर्ग। और ये ज़्यादातर दुर्ग जो नगर है वो उसे ज़्यादातर सार्वजनिक चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता था। और निचला शहर के बारे में हम जान लेंगे एक बार, निचला शहर क्या था। तो ये निचला शहर के बारे में यहाँ पे निचला शहर की दीवार से घेरा गया था इसे, ये सब निचला शहर को दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ के कई भवनों की ऊंचाई चबूतरों पर बनाया गया था। यहाँ चबूतरों पर बनाया जाता था, नींव का कार्य करते थे। अनुमान की एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी होता होगा। भवनों के आधार से एटलीस्ट ऐसा होता था, भवनों के आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी, ऐसा सोचते हैं। शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों के यथास्थिति बनने के बाद ही किया था। और हम पढ़ेंगे यहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी नालों में। तो ये बता सकते हैं ये जल निकास प्रणाली कैसी, 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है जल निकास प्रणाली के बारे में CBSE बोर्ड में, कि वहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर नियोजन का अभिन्न अंग था। वहाँ जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी। ऐसा माना जाता था कि पहले बस्तियों का विकास हुआ और वो समकोण भाग में इसे काटती थी, और इसकी ग्रिड पत्तियों में इसकी जल निकास प्रणाली थी। नगर को साफ सुथरा बनाए रखने में के लिए व्यवस्था को सुनिश्चित अनिवार्य थे। ये इस दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली अपने आप में संपूर्ण थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण थी उसी तरीके से मोहनजोदड़ो की भी थी। आगे हम पढ़ रहे हैं गृह स्थापिता में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है। तो गृह स्थापिता में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ की मोहनजोदड़ो के गृह कैसे होते थे। तो चारों तरफ से घर बने होते थे, बीच में बहुत बड़ा आंगन होता था जिसमें ज़्यादातर कताई के लिए और भोजन पकाने के लिए काम किया जाता था। और वहाँ कुएं भी पाए गए हैं घर में गृह स्थापिता मतलब घर, वहाँ की जो घर हैं मोहनजोदड़ो की, वहाँ कई कुएं पाए गए। विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया कि वहाँ कम से कम 700 लगभग 700 कुएं पाए गए हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। फिर आगे हमने दुर्ग के बारे में पढ़ी लिया है कि वहाँ स्नानागार होते थे, और एक बड़ा स्नानागार होता था, एक छोटा होता था, जो 8 भागों में बटा हुआ था। और ज़्यादातर दुर्ग का प्रयोग सार्वजनिक चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता था। ये सारा कुछ हमने इसमें पढ़ा है। और इसके अलावा जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन और आ सकता है इम्पोर्टेंट, कि बताइए मोहनजोदड़ो के आवासों घरों की कोई 2 विशेषता बताइए या 3 विशेषता बताइए। कैसे इस तरह से भी आ सकता है कि मोहनजोदड़ो की घरों की विशेषता बताइए। तो हम बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के घर जो हैं, हर घर में एक स्नानागार होता था। एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो के हर घर में एक स्नानागार होता था जिसका फर्श ईंटों से बना होता था। फर्श जो है स्नानागार का ईंटों से बना होता था। स्नानागार की गलियां जो है दीवारों के माध्यम से सड़क की गलियों से जोड़ा गया था। वहाँ की जो ईंटों फर्श से बना होता था, ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये लिख देंगे, वहाँ की जो स्नानागार की जो नालियाँ हैं वो सड़कों की नालियों से जोड़ी गई थी, ये हो जाएगा घर की विशेषता। मोहनजोदड़ो की तीन पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कई आवासों में कुएं पाए गए। कम से कम कितने कुएं विद्वानों ने अनुमान लगाया, लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। ऐसा सम्मत इसलिए किया गया ताकि राही गिरा कुआं जो था का प्रयोग किया जा सके। तो इसमें ये और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है, मोहनजोदड़ो के कौन से वास्तुकला संबंधी लक्षण नियोजन की ओर संकेत करते हैं। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला के बारे में बताइए। तो हम बता सकते हैं, नगर का 2 भागों में विभाजन था, वहाँ सड़कों तथा गलियों का ग्रिड पत्ती का निर्माण था। 3rd पॉइंट में हम लिख सकते हैं समुचित जल निकास व्यवस्था थी। 4th पॉइंट समान आकार के ईंटों का प्रयोग था। 5th पॉइंट में हम लिख सकते हैं आवासों की निश्चित योजना के अनुसार रचना थी।
इसी तरीके से और भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर किसी दो महत्वपूर्ण संरचनाओं के नाम बताइए। तो आप बता देंगे एक माल गोदाम था, एक विशाल स्नानागार था। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट और आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने मोहनजोदड़ो के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो यहाँ से होगी हमारी सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, जिसमें हम संविधान, ये सारा कुछ हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। सो थैंक